हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई एस अंसारी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई एस अंसारी में। और दोस्तों यहाँ पर आपकी जो क्लासेस हैं वो रेगुलर आपको देखने के लिए मिल रही हैं शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की जो अलग अलग प्ले लिस्ट हैं वो यूट्यूब चैनल पर बना दी गई हैं आपके लिए। तो अगर आपने पुरानी क्लासेस को अगर अभी तक अटेंड नहीं किया तो चैनल पर जाकर आप प्रीवियस क्लासेस को एक बार ज़रूर अटेंड कर लें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, इसके साथ ही आपको पता ही होगा आपका जो 5वां प्रश्न पत्र होता है सोशल साइंस का, इसकी क्लासेस आपको लगातार शाम 6 बजे से देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद आपका जो थर्ड पेपर होता है साइंस का, ठीक है, उसकी क्लास आपको रात 7 बजे से देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा आपका जो फर्स्ट पेपर और जो सेकंड पेपर है उसकी क्लासेस आपको क्रम से रात 8 बजे से और 9 बजे से जो है वो देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं, ठीक है, जो सॉल्व किए हुए क्वेश्चन पेपर आपके रहते हैं, ठीक है, पिछले सभी वर्षों के सन 2016 से लेकर 2023 तक के जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं उसकी पूरी पीडीएफ फाइल अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरह से होगी। ठीक है, जो कि विस्तृत व्याख्या सहित जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। इसकी जो चार्ज रखा गया है, जो फीस है वो केवल 100 रुपीज़ है। इसमें आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट के। ठीक है, अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं इस सेकंड सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट के सभी वर्षों के प्रश्न पत्र सॉल्व किए हुए आपको मिल जाएंगे। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना है, वहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत सारी जो पीडीएफ फाइल है वो उपलब्ध करा दी जाएंगी। कुछ इस तरह से आपका सॉल्व किया हुआ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी 2023 की परीक्षाओं का आपका सेकेंड पेपर है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेपर, ठीक है, फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। कुछ इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए रहेंगे। यहाँ पर जो विस्तृत व्याख्या है वो की गई होगी सभी क्वेश्चंस के। ठीक है, जो आंसर हैं वो आपको कुछ इस तरह से विस्तृत व्याख्या सहित समझाए गए होंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट होंगे, चाहे वो हिंदी का पेपर हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, ठीक है, सोशल साइंस का हो या फिर साइंस का हो, सभी में आपको विस्तृत व्याख्या के सहित जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। तो अगर आप इस सॉल्व किए हुए क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आपको तुरंत इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है, जो नंबर यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करें। और आज की क्लास का जो सबसे पहला सवाल है, ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। और इसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सल्तनत काल के विघटन के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। सल्तनत काल था, ठीक है, उसका किस तरह से विघटन हुआ, उसके प्रमुख कारण क्या थे, ये आपको बताना है। तो इसमें देख लेते हैं प्रमुख क्या क्या कारण थे। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो सल्तनत काल के विघटन में निम्नलिखित बहुत से कारण उत्तरदायी थे, जिसमें पहला कारण था कि उस काल में यातायात के साधनों का अभाव था। जो यातायात के साधन हुआ करते थे जिससे व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाते थे, ठीक है, यातायात करते थे। ठीक है, तो उन साधनों का क्या था, अभाव था, जिसकी अभी वर्तमान समय में आप देख सकते होंगे ट्रेन है, ठीक है, रेलगाड़ी हो गई या फिर 4 व्हीलर हो गया या फिर बहुत सारे अलग अलग वाहन जो है वो आ चुके हैं, मोटरसाइकिल हो गई या 4 व्हीलर आपकी कार वगैरह हो गई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस समय आ चुकी, लेकिन उस समय ऐसी ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। भारत जो है वो यथा विशाल देश में जीते हुए क्षेत्रों को चिरस्थायी रखना कठिन कार्य था। इसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत का जो शासन था वो स्वेच्छाचारिता था। ठीक है, कैसा था, स्वेच्छाचारिता था और निरंकुशता पर आधारित था। ऐसा शासन योग्य शासकों के समय ही स्थायी रहता है, किंतु अयोग्य शासकों के समय में गर्त में चला जाता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन यहाँ पर पॉइंट बताया गया कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान आमीरों के हाथों की कठपुतली मारते थे। जो दिल्ली सल्तनत थी उसके जो सुल्तान हुआ करते थे, दिल्ली सल्तनत में जो शासन होता था, जो शासक होता था या जो राजा होता था उसे क्या बोलते थे, सुल्तान बोलते थे दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो वो क्या था, अमीरों के हाथों की एक तरह से कठपुतली हुआ करता था। चौथा पॉइंट बताया गया कि मुसलमानों में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। सैन्य शक्ति के आधार पर कोई भी व्यक्ति राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता था। ठीक है, उस समय क्या होता था, सल्तनत काल में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं होता था, कोई रूल्स नहीं होते थे कि यही व्यक्ति आगे जो है वो शासन करेगा। इसमें क्या होता था, जिस व्यक्ति के पास शक्तिशाली शासन होता था, यानी कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता था तो शक्ति के आधार पर ही क्या है, उस व्यक्ति को जो उत्तराधिकारी है वो बना दिया जाता था। अगला पॉइंट है यहाँ पर, फिरोज तुगलक के समय से ही केंद्रीय सत्ता के हाथ प्रारंभ हो गया था। ठीक है, इसका प्रभाव प्रांतीय शासकों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा पड़ा। अगला पॉइंट यहाँ बताया गया कि मुगलों के निरंतर आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की शक्ति को घातक प्रहार लगा। मुगलों ने निरंतर आक्रमण किया जिस वजह से भी यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत थी उसका लगातार पतन होता रहा। इसके बाद यहाँ नीचे बताया गया
कि तैमूर के आक्रमणों ने तो उसे जीर्ण शीर्ण बना डाला और बाबर ने 1526 में दिल्ली सल्तनत को हमेशा के लिए खो दिया। आपको पता ही होगा बाबर का यहाँ पर प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1556 ईस्वी में, ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की उस समय मृत्यु होगी। फिर उसके बाद बाबर ने मुगल काल की स्थापना कर दी, कब? 1526 ईस्वी में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद आगे यहाँ बताया गया प्रश्न संख्या 12, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए सेना के संगठन में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या सुधार किए थे। ये जो क्वेश्चन है ये 2015 की परीक्षाओं में आया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर पुराने जो पेपर है उनसे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रीड करना है, पढ़ना है, जिससे आपको ये समझ सकें कि किस तरह से पेपर जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो उसके लिए अभी मैंने जो व्हाट्सएप नंबर वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था उस पर आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का श्रेय उसकी सुसंगठित सेना थी, ठीक है। अलाउद्दीन ने एक विशाल स्थायी सेना का संगठन किया था। उसकी सेना में 4,75,000 सैनिक थे और सैनिकों की नियुक्ति उनकी घुड़सवारी, शस्त्र चलाने की योग्यताओं के आधार पर की जाती थी। इसके साथ ही सैनिकों के हुलिया का पूरा विवरण रखा जाता था कि किस व्यक्ति का यानी कि किस सैनिक का हुलिया कैसा है। सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रणाली कब अपनाई गई और घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था भी स्टार्ट की गई अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दो, इन्हें आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रणाली किस शासक ने यहाँ पर स्टार्ट की। तो बताना आपको अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, भक्ति आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करें, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य पहला, इसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयत्न किया। मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध इसका प्रमुख मुख्य आधार बना। इसके बाद तत्कालीन युग में इस आंदोलन ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कुछ सफलता अर्जित की, लेकिन वह सफलता ना तो स्थायी थी ना ही सर्वव्यापी थी। इसके साथ ही हिंदू धर्म में सुधार करने में इस आंदोलन की क्षमता सीमित और स्थायी सिद्ध हुई, परंतु फिर भी ये जो आंदोलन है वो बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पहला ये था कि इसने हिंदू धर्म में सुधार का पूरा प्रयत्न किया, ठीक है। और मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का इसने विरोध भी किया, किसने? भक्ति आंदोलन ने, ठीक है। हिंदू धर्म में सुधार करने में इस आंदोलन की जो क्षमता थी वो एक लिमिटेड थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड क्षमता उसके पास, अस्थायी सिद्ध हुई, परंतु फिर भी जो आंदोलन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, ठीक है, भक्ति आंदोलन। उसके बाद है प्रश्न संख्या 14, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए क्या पूछा जा रहा है। इसमें देखेंगे यहाँ पर भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम लिखे। किन्हीं दो संतों की प्रमुख उपदेशों का भी यहाँ पर आपको वर्णन करना है, ठीक है। भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम यहाँ पर सबसे पहले बताए गए। तो भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम है रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य, रामानंद, कबीर और नानक आदि, ठीक है। ये प्रश्न भी 2015 की परीक्षाओं में आया हुआ है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार मिलते रहेंगे। प्रमुख संतों के उपदेश निम्न प्रकार हैं। मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया था। भक्ति काल के जो प्रमुख संत थे इन्होंने क्या किया था? मूर्ति पूजा का विरोध किया था और जाति प्रथा का विरोध किया था। और इनका कहना था कि केवल भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग अपनाया जा सकता है, यानी कि जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है वो केवल भक्ति के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हैं, ये इनके उपदेश थे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 15, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सल्तनत कालीन सामाजिक स्थिति क्या थी। सल्तनत काल में जो सामाजिक स्थिति थी उसको समझाना है। तो सल्तनत कालीन समाज अपनी विशिष्टताओं के कारण प्रसिद्ध था। इस काल में क्या था? हिंदू और मुसलमान दोनों का सामाजिक परिदृश्य अलग अलग होता था। इसके साथ ही इस काल में मुस्लिम समाज का रहन सहन अच्छा था। कैसा था? मुस्लिम समाज का रहन सहन अच्छा था। आरंभिक यानी कि प्रारंभिक काल में मुसलमान कठोर परिश्रमी उत्साह संपन्न थे। तुर्क शासकों के शासनकाल में हिंदू समाज की स्थिति पर्याप्त असंतोषजनक थी, ठीक है। जो तुर्क शासकों था, ठीक है, तुर्क शासन था जब, तो उस शासनकाल में हिंदू समाज की स्थिति थी वो पर्याप्त रूप से असंतोषजनक थी। सल्तनत काल में पितृसत्रात्मक परिवार होते थे। कैसे होते थे? पितृसत्रात्मक, ठीक है, ये आपको याद रखना। जिसके अभी पितृसत्रात्मक है उसी तरह से महिलाओं का स्थान पुरुष की अपेक्षा गिरावटपूर्ण था, यानी कि महिलाओं को यहाँ पर ज़्यादा जो था वो वैल्यू नहीं दी जाती थी। इस समय सती प्रथा, जौहर प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। जिसकी सती प्रथा हो गई या जौहर प्रथा हो गई या बचपन में ही बच्चों का विवाह करा दिया जाता था, ये सारी चीज़ें उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थीं। समाज में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे, जिसके अभी हैं। इसके अलावा सल्तनत काल में हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग पोशाक, मतलब जो ड्रेस होती है, कपड़े आप कह सकते हैं, वो पहनते थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आगे बताया गया
सल्तनत कालीन संस्कृति को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। चलिए भैया कर देते हैं अपने शब्दों में व्यक्त। तो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना से भारतीय इस्लामी संस्कृति का एक नवीन युग शुरू हुआ। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो उसी समय से क्या हुआ, भारतीय जो इस्लामी संस्कृति थी उसका एक नया युग स्टार्ट हुआ, जो कि एक समन्वित संस्कृति का सूचक थी। मध्यकाल यानी कि बीच में ही, जो मध्यकाल के दौरान हिंदू व मुस्लिम संतों ने दो संप्रदायों के बीच भाईचारा बनाए रखने के प्रयासों के द्वारा सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया। अरबी फारसी के मदरसे भी खुले, फिर भी साहित्य कला जो है वो उपेक्षित रही। इसके अलावा इस काल को साहित्यिक दृष्टिकोण से भी मध्यम माना जा सकता है। इस समय फारसी संस्कृत भाषा के अलावा हिंदी, उर्दू, अन्य प्रांतीय भाषाओं में ग्रंथ लिखे गए। इसके साथ ही इस काल के प्रमुख ग्रंथों में मिनहाजुस सिराज की तुगलाते, ठीक है, तुगलकाते नासरी, ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी मिनहाजुस सिराज, ठीक है, मिनहाजुस सिराज, ठीक है, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, तुगलकाते नासरी, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और बताया गया, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, उनके बारे में आपको एक बार जरूर याद रखना। ये पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं और ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। तुगलकाते नासरी ये किसने लिखी थी, मिनहाजुस सिराज ने, ठीक है। इसके अलावा बरनी की तारीख़ फिरोज़शाही, ठीक है, तारीख़ फिरोज़शाही ये किसने लिखी थी, वर्नी ने, किसने, वर्नी ने। इसके अलावा अमीर खुसरो ने एक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक का नाम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अमीर खुसरो ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अमीर खुसरो ने नूहे सिपेहर, कौन सी पुस्तक लिखी थी, नूहे सिपेहर। इसके अलावा तुगलकनामा, ठीक है, ये किताबें लिखी थी अमीर खुसरो ने। इसके अलावा जयदेव ने कौन सी किताब लिखी थी, गीत गोविंद लिखी थी, ठीक है। इसके अलावा कल्हड़ ने कौन सी किताब लिखी थी, राज तरंगिणी, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो ये किताब किसने लिखी थी, चंदबरदाई, ठीक है, चंदबरदाई। तो ये सारी जो किताबें हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनके जो राइटर और ये किताबें इंपॉर्टेंट हैं, ये आपसे परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, आप जरूर देखेंगे। जब भी आपका पेपर आएगा सेकेंड सेमेस्टर का, इन्हीं में से कोई ना कोई किताब आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव सवाल हो या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो 1 नंबर का, कहीं पर भी आपको इसी में से किताब का जो नाम है वो पूछ लिया जाएगा। उससे पूछा जाएगा कि इस किताब के राइटर कौन है, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो आपको बताना है वहाँ पर चंदबरदाई, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि राज तरंगिणी के रचयिता कौन है, तो आपको बताना है कल्हड़, ठीक है। इसी तरह से जो यहाँ पर रचना है उन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा, ताकि परीक्षाओं में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, मंगोल साम्राज्य है, उस पर अपने विचार प्रस्तुत करना है। मंगोल साम्राज्य के बारे में आपको बताना है। तो 13वीं और 14वीं शताब्दियों का मंगोल साम्राज्य दुनिया का एकमात्र ऐसा खानाबदोश साम्राज्य माना जाता था जो चंगेज खां के नेतृत्व में स्थापित हुआ था। साथ ही साथ ये साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए एक ऐसे नए शत्रु के आगमन का संकेत था जो आंतरिक शत्रु की तुलना में कहीं ज़्यादा शक्तिशाली, विनाशकारी और आक्रामक थे। इसके बाद तैमूचिन जो पश्चात में थे, इसके अलावा जो तैमूचिन जो पहले पश्चात में चंगेज खान के नाम से प्रसिद्ध था, खासुल खान का पड़पोता था। किसका पड़पोता था, खासुल खान का पड़पोता था। कौन, चंगेज खान, ठीक है। चंगेज खान 1206 से लेकर 1227 ईस्वी तक क्या था, इसके नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तरी चीन को अपने अधीन कर लिया था। दिल्ली सल्तनत स्थापित होने के साथ ही उत्तर पश्चिमी सीमा पर वास्तविक समस्या खड़ी हो गई। उसके द्वारा किए गए आक्रमणों के फलस्वरूप सल्तनत काल को भुगतना पड़ा। आक्रमणों का जो फलस्वरूप है वो किसको भुगतना पड़ा, सल्तनत काल को भुगतना पड़ा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मंगोल साम्राज्य के बारे में यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये प्रश्न 2015 की परीक्षा में आया हुआ है, तो आप इसे एक बार ठीक से देख लें। इसमें क्या पूछा गया कि उत्तरी ध्रुव की खोज के विषय में विस्तार से आपको लिखना है। जो उत्तरी ध्रुव की खोज है वो किसने की, कैसे हुई, ठीक है, क्या हुआ इसमें। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने का सर्वप्रथम सफल प्रयास रॉबर्ट पियरे ने किया था। इससे पहले भी कई प्रयास हुए थे लेकिन वे असफल नहीं हुए। रॉबर्ट पियरे अपने अंतिम कोशिश में सन 1908 में शेरिडन अंतरीप और रूजवेल्ट नामक जहाज में गया था। यहाँ से अपने दल के साथ वह पैदल ही आगे बढ़ा और 12 स्लेज गाड़ियों में उसका सामान लदा हुआ था। इस गाड़ी को विशाल हिमखंडों पर 100 से अधिक कुत्ते खींच रहे थे। 6 अप्रैल 1909 को पियरे अपने साथी मैथ्यू हैंसन और 4 एस्किमो लोगों के साथ पृथ्वी की उत्तरी चोटी पर पहुंच गया, ठीक है। तो इस तरह से ये उत्तरी ध्रुव की खोज हुई आपकी, ठीक। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगला प्रश्न संख्या 19 आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है और क्यों होता है। चलिए बताइए सूर्य ग्रहण के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है और क्यों होता है।
तो सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्षिक स्थितियों में परिवर्तन के फलस्वरूप जब पृथ्वी जो है, ये क्या है, ये पृथ्वी है, इसे हम मान लेंगे ये है पृथ्वी, अर्थ। ये जो पृथ्वी है, सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। जब पृथ्वी और सूर्य, ठीक है, ये पृथ्वी है और यहाँ पर सूर्य हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर सन हो सकता है, ठीक है, ये सन हो सकता है और ये पृथ्वी हो सकती है, अर्थ। इन दोनों के मध्य क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। ये हो गया आपका चंद्रमा, ठीक है, क्या हो गया, मून, चंद्रमा आ जाता है और उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। ये जो चंद्रमा है, इसकी छाया किस पर पड़ेगी, इस पर पड़ेगी, पृथ्वी पर पड़ेगी। यहाँ से रोशनी आएगी सूरज से, आपको पता ही है, चंद्रमा की अपनी रोशनी होती नहीं है। चंद्रमा कब चमकता है, सूर्य की रोशनी से चमकता है, ठीक है। तो जब इस पर रोशनी पड़ेगी और ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब ये चंद्रमा आएगा और इसकी जब छाया पृथ्वी पर पड़ेगी तो उसी को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सूर्य ग्रहण बोलते हैं। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य, यह पृथ्वी, ठीक है, यह पृथ्वी अर्थ और यह सूर्य आपका, ठीक है। इन दोनों के मध्य जब चंद्रमा आ जाता है, ये आपका चंद्रमा आ गया, तो इसकी जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है, तो इसे ही सूर्य ग्रहण की घटना का होना कहा जाता है, ठीक है। अन्य शब्दों में पृथ्वी और सूर्य के मध्य क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा की अवस्थिति के फलस्वरूप चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है, ठीक है, और सूर्य का प्रकाश को पूर्णतः नहीं मिल पाता है। सूर्य, यहाँ पर आगे क्या बताया गया देख पाते होंगे, पृथ्वी पर पड़ने लगती है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। सूर्य ग्रहण की परिघटना हमेशा अमावस्या की तिथि को ही घटित होती है। यही भी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो सूर्य ग्रहण है वो कब होता है, तो आपको बताना है कि अमावस्या की डेट में कब होता है, अमावस्या की तिथि पर, ठीक है, घटित होती है। ध्यातव्य है, यहाँ पर ध्यान देना है कि सूर्य ग्रहण की घटना प्रत्येक अमावस्या तिथि पर नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जितनी भी अमावस्या आएंगी हर अमावस्या पर आपको सूर्य ग्रहण हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कंपलसरी है कि हाँ, अमावस्या पर ही आपका सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन हर अमावस्या पर सूर्य ग्रहण नहीं होता है, अपितु ये विशेष अमावस्या तिथि पर ही होता है। विशेष अमावस्या तिथि से यानी कि डेट से आशय अमावस्या की वैसी डेट से है जब पृथ्वी चंद्रमा के कक्षीय तल में हो। जब पृथ्वी कहाँ पर हो, चंद्रमा के कक्षीय तल में हो। तो सूर्य ग्रहण कब होगा, जब पृथ्वी चंद्रमा के कक्षीय तल में हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 20 है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 20 में आपको ये बताना है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों का वर्णन, ठीक। तो पृथ्वी का जो धरातलीय भाग है वो स्थलमंडल कहलाता है। जो धरातलीय भाग होता है, ठीक है, जहाँ पर स्थल है, ठीक है, जहाँ पर पानी वगैरह नहीं, वो क्या कहलाता है, स्थलमंडल कहलाता है। जो अनेक प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। इन चट्टानों अथवा शैलों में प्रस्तर और मृदा भी यानी कि मिट्टी भी शामिल है। समस्त स्थलीय और जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जीवनदायी गैसें, जैसे इसके अलावा जलवाष्प की उपस्थिति होती है। वायुमंडल में धरातलीय भाग पर उपस्थित जलयुक्त भाग जलमंडल के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी कि जो धरातलीय भाग है जहाँ पर जल पाया जाता है, ठीक है, धरातलीय भाग पर जहाँ पर जल पाया जाएगा, पानी पाया जाएगा, उसे क्या बोल देंगे, उसे जलमंडल कह देंगे आप। पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसा सीमित क्षेत्र जहाँ तीनों ही मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल होता है जहाँ समस्त जीव जंतुओं और वनस्पतियों का अस्तित्व होता है। तो ये आपका पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों का जो वर्णन है वो आपको देखने के लिए मिला। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो वीडियो की स्टार्टिंग में आपको जो नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे ओनली 100 रुपीज़ में, जिन्हें पढ़कर आप निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर सॉल्व किए हुए पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, उन्हें पता होगा कि कितना फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप उन्हें ले सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।